दोस्तों नमस्ते। केशायुर्वेद की 4वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित केशायुर्वेद ऑफिशियल पेज की ऑनलाइन इंटरव्यू सीरीज में मैं ज्ञानेश्वर आपका स्वागत करता हूं। हर दिन हम केशायुर्वेद से संबंधित एक विषय चर्चा कर रहे हैं। आज हम इम्यूनिटी व्याधि क्षमत्व बालों की समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं। इम्यूनिटी आजकल परिचय का शब्द बना है। सब लोग बोलते हैं कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहिए। इम्यूनिटी क्या है? आयुर्वेद की दृष्टि से इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी कौन से निर्भर करते हैं? ऐसे कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर इम्यूनिटी है? हम इसके लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। तो यह आयुर्वेद की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? क्या इसके बालों की समस्याओं का कोई लेन देन है? क्या इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन से मेडिसिन इस्तेमाल किए जाते हैं? इस पर कोई इलाज है क्या? अगर है तो कैसे किए जाते हैं? तो चलिए जानकारी लेते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने डॉक्टर विहार बिडवाई सर, जो पुसद यवतमाल केशायुर्वेद शाखा के डायरेक्टर है और साथ में बिडवाई नर्सिंग होम के निर्देशक भी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है केशायुर्वेद ऑनलाइन इंटरव्यू सीरीज में। सर को 15 साल का अनुभव है। सर ने बीएमएस आयुर्वेद महाविद्यालय पुसद से पूरा किया है। उसके बाद सर ने एमएस जनरल सर्जरी एलकेआर गढ़हिंग्लज आयुर्वेद कॉलेज से पूरा किया है और एमबीए इन हेल्थ केयर सर्विसेज की डिग्री भी प्राप्त की है। सर अभी सर्जरी में पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर डीवाई पाटिल आयुर्वेद कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर पिंपरी पूना में है। सर वर्तमान में जीएमएस आयुर्वेद कॉलेज पुसद में सर्जरी विभाग के सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। सर अभी आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट है। सर को आज तक बहुत अलग अलग पुरस्कार और पद से सम्मानित किया गया है। उसमें सेक्रेटरी ऑफ पुसद डॉक्टर एसोसिएशन, सेक्रेटरी ऑफ नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन पुसद, ट्रेजर ऑफ आयुर्वेदा, टीचर्स एसोसिएशन महाराष्ट्र स्टेट, Managing Director of Dr. Bidwai's Cosmetics, Associate Director at Bidwai's Technologies, Consultant Surgeon at Bidwai's Nursing Home, Member of NASYA, Member of ACTDA, Past Governor of Vasai Clubs International, Past Treasurer of Rotary Club of Pusad. सर ने आयुष के लिए एक हैंडबुक ऑफ फार्मास्यूटिकल की एक पुस्तक लिखी है, जो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस नासिक के संदर्भ ग्रंथ सूची में नामनिर्देशित की गई है। सर ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में से अधिक लिखे हैं। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया है। सर ने केशायुर्वेद में वैद्य पाटनकर सर से कॉस्मेटोलॉजी एंड ट्राइकोलॉजी में भी ज्ञान प्राप्त किया है। सर को बेस्ट यंग साइंटिस्ट अवार्ड, जो बिलो 40 इयर्स के लोगों के लिए दिया जाता है बाय जीईसीएल, सर को 2018 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सर को रिसर्च रत्न अवार्ड को हिट अवार्ड से ही सम्मानित किया है 2019 में, जो RULA प्रदान किया है। तो चलिए ऐसे संशोधक, विद्वान और अनुभवी डॉक्टर के साथ मुलाकात शुरू करते हैं। सर, आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है केशायुर्वेद ऑनलाइन इंटरव्यू सीरीज में। तो हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी व्याधि क्षमत्व और बालों की यस सर, हम बात कर रहे हैं व्याधि क्षमत्व के बारे में। बहुत ही बड़ा विषय है। आजकल लोगों में बहुत सारी शंकाएं हैं इसके बारे में। बहुत लोग पूछते हैं कि इम्यूनिटी क्या है, लोगों को पता ही नहीं कि इम्यूनिटी क्या है। तो मैं यहाँ पे आपको आज का पहला प्रश्न पूछने वाला हूँ कि सर, ये इम्यूनिटी होती क्या है? इम्यूनिटी का मतलब क्या है? प्लीज हमें इम्यूनिटी इज रोग प्रतिकार क्षमता और व्याधि प्रतिकार क्षमता। जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडर्न एस्पेक्ट से देखें तो इसके जो है वो कई टाइप्स होते हैं। इसमें महत्वपूर्ण जो टाइप्स है वो है 2 टाइप्स की इम्यूनिटी। पहली टाइप जो है दैट इज इननेट इम्यूनिटी, जिसको हम बोलेंगे कि जो जन्म से ही हम में होती है। जैसे कि हमारे ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, सेल्स है, इम्यूनो सिस्टम है, स्किन है, ये सारी चीजें हमको जो है हमेशा व्याधियों से जो है बचा करती है।
इसके बाद में जो नंबर आता है दूसरा जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं या जैसे जैसे डे टू डे लाइफ में हमको अलग अलग चीजों से एक्सपोजर मिल जाता है, तो उस वैसे 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 वो इम्यूनिटी जो बढ़ती जाती है उसे हम बोलते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और वो जो है वो लाइफ टाइम जो है वो ये बनती रहती है, अलग अलग चीजों के लिए बनती रहती है। इसके भी है वो दो टाइप्स होते हैं, एक जो है वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है और दूसरी जो है वो पैसिव इम्यूनिटी होती है। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है कि जो जब कभी कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी में अभी जैसे अगर कोई किसी को सर्दी लग जाती है या फिर बुखार चढ़ जाता है, तो इस वक्त अगर कोई ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी को अगर अटैक करता है तो उस वक्त जो है ये इम्यूनिटी अपने आप बॉडी जो हमारी रोग प्रतिकार शक्ति जो हमारी बॉडी जो रेजिस्ट करती है उसे हम बोलते हैं जी एक्टिव इम्यूनिटी। उसके बाद में जो इसमें भी है जो दो टाइप्स होते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी का पहला जो टाइप है उसको हम बोलते हैं कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ये नेचुरल और एक्टिव इम्यूनिटी मतलब क्या है कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में अगर हमारा शरीर किसी व्याधि से ग्रस्त हो जाता है तो उस सिचुएशन में हमारे शरीर में जो उस व्याधि के प्रति फाइट करने के लिए जो भी कुछ है ना हमारी बॉडी तैयार करती है और जो कि जिससे कि हम बच सकते हैं वो व्याधि से, उसको हम बोलते हैं कि एंटीबॉडीज। और उसका जो एंटीबॉडीज का जो रिस्पॉन्स है जिस पर से इन्फेक्शन बढ़ नहीं पाता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। इसका दूसरा जो टाइप है उसको हम बोलते हैं कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी मतलब हम जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको एंटीबायोटिक्स देते हैं या फिर ऐसी तरह की जो कुछ भी चीजें हैं जो कि हम ये जो एंटीबॉडीज है हमारे बॉडी में हम आर्टिफिशियली तैयार करते हैं, उसको हम बोलते हैं कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसका जो दूसरा प्रकार मैंने बताया था ये हो गया, पहला प्रकार हो गया एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरा जो मैंने प्रकार बताया था वो है पैसिव इम्यूनिटी। इसके भी जो है वो प्रकार है। इसमें हम पहला जो प्रकार है हमारा वो है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी ये होती है कि जैसे ये इसमें हम क्या करते हैं कि एंटीबॉडीज या एंटीजन, जैसे हम जो टीका लगवाते हैं बचपन में जो बीसीजी वगैरह ये सारे टीके लगवाते हैं, या तो फिर इसमें जो मदर के से जो बच्चों को रोगों को फाइट करने की जो शक्ति आती है, तो ये उसमें जो है ये जो माता से जो आती है उसके बाद में जो है वो अलग अलग कोई चीजों से जैसे जैसे बच्चा बढ़ते जाएगा और उसको वैसे डिसीज होते जाएंगे और वो जो डिसीज के खिलाफ हमारी बॉडी जो तैयार करती है उसको हम बोलते हैं कि नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। इसमें एक जो लास्ट टाइप है उसमें हम बोलते हैं कि आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी वो होती है कि जिसमें कोई जो वैक्सीनेशन दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल ओरल पोलियो वैक्सीन है जिससे हम क्या करते हैं कि बॉडी को हम अलग जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन है उसमें हम क्या करते हैं कि पोलियो के जो मरे हुए जो ये होते हैं कीटाणु होते हैं उनको हम बॉडी के अंदर छोड़ते हैं और हमारी बॉडी उसके खिलाफ एक शक्ति बना लेती है कि जिससे पोलियो हम पे अटैक ना करे, और उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो ये जो है ये हमने अभी दो तरह के जो इम्यूनिटी के जो है वो जो है टाइप्स हमने देखे हैं। सर इसमें ना जो आप अभी बता रहे थे साथ में हम आयुर्वेद में भी इसको जिक्र किया है का, आयुर्वेद की दृष्टि से इम्यूनिटी क्या है, इसका मतलब हमारी आयुर्वेद में जो है इम्यूनिटी को वैदिक क्षमत्व ऐसे कहा गया है, और इसका सबसे पहला जो रेफरेंस मिलता है हमको आयुर्वेद में वो मिलता है चक्रपाणी संहिता से। चक्रपाणी जो है चक्रपाणी जी ने इसका जो है सबसे पहले हमारे हमको इसका रेफरेंस मिलता है चक्रपाणी में। तो व्याधि जो है ये व्याधि क्षमत्व ये दो शब्दों से बना हुआ एक वर्ड है जिसमें व्याधि और क्षमत्व। तो व्याधि मतलब क्या है, ऐसी चीज जो हमको हार्म करती है, इंज्योर करती है या डैमेज करती है, हर्ट करती है, तो ये इस तरह की कोई भी चीज जो है उसको हम व्याधि बोलेंगे। और जो क्षमत्व है, क्षमत्व का मतलब होता है कि ऐसी चीज की जो हमको जो है कंपोज्ड कर देती है, यानी दबा कर रखती है या सप्रेस करती है, यानी
जैसे हम देखते हैं कि एक आध अगर चीज कोई हार्म करे तो हम उसको रेजिस्ट करते हैं, पकड़ के रखते हैं। तो उसको जैसे सप्रेस करना है, जैसे गुस्से को कंट्रोल करना है, या फिर शांत रहना है, या शांत कराना है, या तो फिर रेजिस्टेंस, यानी उसके खिलाफ जो है एक कवच तैयार करना। तो ये दो शब्दों से जो है तत्व, ये शब्द जो है बना हुआ है, यानी ये जो दो शब्द मिलाकर ये एक शब्द बना हुआ है। और इसका जो तरीका है, काम करने का जो तरीका है, तो इसमें है दो चीजें महत्वपूर्ण है, जिसमें व्याधि बल विरोधत्वम, द कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यानी पहली जो चीज है वो क्या है, बल विरोधत्वम, यानी व्याधि का जो बल है, यानी व्याधि जिस इंटेंसिटी से आक्रमण कर रही है हमको, उसको रेजिस्ट करना या विरोध करना। और दूसरा जो है व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्व, यानी व्याधि जिससे बन रही है, जिसकी वजह से, जो चीज से व्याधि बन रही है, तो उसको ही हम रोक देंगे। टू अलाउ द प्रोसीजर और टू अलाउ टू प्रोड्यूस द डिसीज, टू मीन्स डिसीज और पैथोजेंस टू वर्क इन आवर बॉडी। यानी हम क्या करते हैं इस तरीके से, एक तो व्याधि होने ही ना देना, या तो फिर अगर कोई हो रही है तो उसको हम रोकथाम करना या उसको पकड़ के रखना। ओके, अभी आप बोल रहे थे कि व्याधि ना होनी चाहिए, तो उसके लिए हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत सक्षम चाहिए। तो ये इम्यूनिटी पावर कौन से घटक पर निर्भर है? ऐसे कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर इम्यूनिटी डिपेंड करती है? जैसे हमने WHO की अगर हम हेल्थ की डेफिनेशन सुनते हैं तो इट इज कंप्लीट सोशल सोशल वेलबींग, यानी सोशल वेलबींग जैसे बोलते हैं कि हम पूरी तरह से साउंड हो, वैसे आयुर्वेदा की जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन में क्या है कि जैसे हम फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो, सोशली भी फिट हो, और साइकोलॉजिकली भी जो है वो हम फिट होने चाहिए। तो ये अगर हम ये चारों तरह से अगर हम साउंड है, फिट है, तो हम पे कोई भी डिसीज अटैक नहीं कर सकता है। उसका जो कारण होता है वो क्या कारण होता है कि हमारे बॉडीज में कुछ हार्मोन्स वर्क करते होते हैं हमेशा, जिसमें कुछ हार्मोन जैसे सेरोटोनिन है, उसके जैसे सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, डोपामाइन है, तो ये सारे जो है ये अच्छे हार्मोन, इसको हम बोलते हैं कि ये काफी अच्छे हार्मोन होते हैं, जिसकी वजह से हमें हैप्पीनेस मिलता है, हमको एक करेज मिलता है। लेकिन जब भी हमारी सोच में डर आता है, कभी हम डर जाते हैं, या तो फिर कभी हम धैर्य हमारा छोड़ देते हैं, तो ऐसे वक्त हमारे बॉडीज में जो है कॉर्टिसोन जैसे, हाइड्रोकॉर्टिसोन या कॉर्टिसोन जैसे जो है वो जो ऐसे जो हार्मोन्स बनते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है। और उस वजह से अगर इम्यूनिटी कम हो जाए, हमारी व्याधि प्रतिकारक शक्ति अगर कम हो जाए, तो कोई भी डिसीज हमारे शरीर पे जल्दी से जल्दी अटैक कर सकता है। ओके, तो सर जैसे आपने अभी बॉडी के बारे में बताया, तो मुझे यहाँ पे जानना है कि बालों में इम्यूनिटी का रोल क्या है? जैसे कि हमारे जो बाल है, बाल के ही लिए ही इम्यूनिटी जरूरी हो चाहिए, इसका कोई संबंध है? अगर है तो किस तरह से? काफी सारा इसमें हम जैसे बोलते हैं कि इम्यूनिटी का शरीर के हर घटक के साथ जो है वो संबंध होता है। अभी इसमें अगर हमने बालों की एक चीज देखी, अगर हम बालों की नॉर्मल एक ग्रोथ साइकिल देखें, तो कोई नॉर्मल हेयर जब ग्रो करता है तो ये 3 या 4 फेज में ग्रो करता है, जिसको हम बोलते हैं पहली फेज जो वो एना फेज, दूसरी फेज जो है कैटा फेज, तीसरी फेज जो है वो टीलो फेज। एना फेज मतलब क्या है, जहां पे नया बाल बन रहा है। कैटा फेज मतलब क्या है, जो अभी बाल बना है लेकिन वो अभी यौवन अवस्था में है उसके। और कैटा फेज या टीलोजेन जो है वो टीलो फेज हम इसको बोलते हैं कि जब बाल जो है पतले हो जाते हैं और आखिर में गिर जाते हैं। इसको हम जो कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी बालावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो इसी को हम अगर व्याधि क्षमत्व के साथ अगर देखते हैं, तो आप मैंने जैसे आपको बोला है कि व्याधि मतलब क्या है, व्याधि क्षमत्व मतलब क्या है। देखिए, मैंने को पहले समझाया था कि व्याधि और क्षमत्व मतलब क्या है कि क्षमा कर देना, मीन्स टू एक्सेप्ट। कोई भी चीज जो है वो हम एक्सेप्ट अगर करते हैं तो वो यानी हमको कोई हार्म नहीं करेगा, यानी हमारी बॉडी पर उसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर हम कोई चीज रेजिस्ट करते हैं या फिर हम एडजस्टमेंट की अगर फेज में होते हैं, तो एडजस्टमेंट की फेज में अगर होते हैं तो हमको कहीं ना कहीं तो भी हमारे मन के अंदर जो है ये एक बात ऐसी रहती है कि नहीं, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, और हम
संतुष्ट नहीं होते। और यही फीलिंग है, ये फीलिंग की वजह से थोड़ा थोड़ा जो कॉर्टिसोन है, ऐसे जो भी हार्मोन्स है हमारे बॉडीज में आते हैं। और यही अगर हेयर ग्रोथ के बारे में हम देखते हैं, अगर वो एनाफेज में ही अगर वो हार्मोन आ रहे हैं तो फिर वो बाल जो है उस तरीके से नहीं पाते, और अगर वो बाल उस तरीके से बढ़ नहीं पाए तो फिर सामने वाली फेज जो है वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी। अगर किसी बच्चे को हमने उसके बाल अवस्था में ही अगर कोई डिसीज, उसकी यानी उसकी यौवनावस्था और वृद्धावस्था जो है निश्चित यानी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए अगर वैदिक क्षमत्व अच्छा हो, हमारे बालों का भी आरोग्य अच्छा रह सकता है। अगर वैदिक क्षमत्व कम हो तो हमारे बालों पर भी उसका जो है विपरीत परिणाम पड़ सकता है। ओके, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बोली है अभी, जो बोल रहे हैं कि आप महत्व क्षमा करना, जो हमारे माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे हेल्थ के लिए, पूरे दुनिया का जो पूरा हेल्थ सिस्टम है उसके ऊपर है कि अगर आपने क्षमा करना सीख लिया तो बहुत लोग उसको लाइफ में जो चाहिए वो पा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बोला है। मुझे ये अभी जानना है यहाँ पे कि ह्यूमिडिटी के संबंधित बालों की क्या क्या समस्याएं आती है? आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है क्या? आपके क्लिनिक में कुछ ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या कि उसको अलग प्रॉब्लम है, उसको कोई बालनेस का प्रॉब्लम है, किसी तरह का है, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसे अगर हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम बताया, जैसे वैदिक क्षमत्व कम हो, तो ये वैदिक क्षमत्व कम होने के काफी सारे रीजंस होते हैं। मैं जब भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो मैं पेशेंट को काफी समय देता हूँ और प्रॉपर उनसे हिस्ट्री लेता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री में जब हम प्रॉपरली अगर हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें हमको पता चलता है कि ये बीमारी जो कहाँ से शुरू हो रही है। ऐसे बहुत सारी बीमारी है जो वैदिक क्षमत्व कम होने के कारण होती है, और वैदिक क्षमता कम होने के कारण जो होने वाली बीमारी है उसमें जो है वो एलोपेशिया एराटा, जिसको हम इंद्रलुप्त बोलते हैं, एलोपेशिया यूनिवर्सलिस है, ल्यूपस है, हशीमोटो डिसीज है, ग्रेव्स डिसीज है, कॉर्न्स डिसीज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जिसको हम आमवात बोलते हैं, सोराइसिस है। ये सारे डिसीज जो है ये सिर्फ वैदिक क्षमत्व की कमी की वजह से होते हैं। और जब मैं पेशेंट की हिस्ट्री लेता हूँ तो हिस्ट्री लेते वक्त जब भी लेता हूँ तो उस वक्त हमको पता चलता है कि नहीं, ये पेशेंट में कुछ ना कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है। एंड जब हम इसमें मुझे कॉमन सारे पेशेंट्स में एक ही कॉमन चीज जो दिखी, 90% ऑफ द पेशेंट्स नाउ आर सफरिंग फ्रॉम सम साइकोसोमैटिक डिसीजेस। कहीं ना कहीं तो भी वो स्ट्रेस से या चिंता या ऐसे जो भी कारण है या उसमें वर्क प्रेशर है, ये सारे जो प्रेशर है उसकी वजह से कहीं ना कहीं तो भी ग्रसित होते हैं। और उसी कारण से जो है वो उनकी जो वैधि प्रतिकार शक्ति है वो कम होते जाती है। और वही अगर वैदिक क्षमत्व कम हो गया तो कोई भी डिसीज अटैक कर देगा। यही सेम चीज जो है कैंसर के बारे में भी होती है। जैसे हम अगर बालों के बारे में देखिए, अगर एलोपेशिया एराटा की बात करते हैं तो एलोपेशिया एराटा जो है वो स्ट्रेस रिलेटेड है, और ये सारे डिसीज जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून का मतलब क्या है कि इम्यूनिटी तो बिगड़ गई। अब इम्यूनिटी बिगड़ गई है इसका मतलब क्या है, तो इसको मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। अगर कोई छोटा बच्चा है और हम उसको अगर हम बोलते हैं कि उसको अगर बांध के रखते हैं, कई सालों तक उसको अगर बांध के रखा है और उसको अगर छोड़ देते हैं तो वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो दैट इज व्हाट ऑटो इम्यून डिसीज। तो ये ऑटो इम्यून डिसीज अगर ये होता है तो उसमें एलोपेशिया है ना, उसमें उसकी वजह से जो है ये एलोपेशिया एराटा जैसे जो डिसीज हमको मिलते हैं ना, वो वैसे डिसीज हमको उस चीज में ऑटो इम्यून डिसीज में हमको मिलते हैं। ओके सर, क्या हम हमारी ये इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं क्या? अगर बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए? किस तरह से इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है? इसके लिए कोई सॉल्यूशन है जो आयुर्वेदा में दिया है और आपके स्टडी में दिया है, ग्रंथों में दिया है? क्या बताएंगे इसके बारे में? अभी इम्यूनिटी अगर हमको बढ़ानी है तो हमको हमारी सबसे पहले रेजिस्टेंस और डिफेंस सिस्टम जो है वो अच्छी करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैंने जैसे आपको अभी बोला कि जो ऑटो इम्यून डिसीजेस होते हैं, तो ऑटो इम्यून डिसीज का कारण क्या होता है, तो यह है खुद के प्रति द्वेष की भावना, या खुद के प्रति कहीं ना कहीं तो हमको जो इनसिक्योर फीलिंग होती है या डर होता है, तो ये जो भावना हमारी होती है तो इसको कंट्रोल करना ये पहली चीज है ना। सबसे पहले जो है मेंटल हेल्थ जरूरी है, उसके बाद में फिजिकल जो है वो हेल्थ जरूरी है हमारे, फिजिकली भी हमें अच्छा होना चाहिए। जो हम फूड ले रहे हैं वो फूड भी हमको अच्छा मिलना चाहिए। जो एटमॉस्फेयर है हमारा, सोशल जो एटमॉस्फेयर होता है, सोशल सर्कल होता है,
वहां से भी हमको अच्छा सपोर्ट अगर मिलता है तो हम इसको अच्छी हम जो है अच्छी इम्यूनिटी बिल्डअप कर सकते हैं, जिसके लिए अभी मार्केट में कई सारे प्रिपरेशंस आ भी रहे। तो ये सारे जो प्रिपरेशंस है उसमें अभी कई सारे जो प्रिपरेशन है जिसमें कि इम्यूनाइन ड्रॉप्स है, माधववटी है, उसके बाद में जैसे अभी शत प्लस सिरप आता है, जैसे अभी एक आयुष क्वाथ टी बैग्स है, आयुष क्वाथ जो है वो ये सारे आते हैं। लेकिन इसको हमको जो है अंडर मेडिकल सुपरविजन ही लेना चाहिए। हाँ। ओके, इसमें कोई दवाएं आप ही बोल रहे हैं, जितने सारी ये दवाएं उसकी वजह से दूसरी कोई समस्या शुरू हो जाती है क्या? अगर हमने ले लिए ये दवाई ले लिए, मेरे पास कोई टेक्निकल तरीके से समस्या हमारे बॉडी में शुरू हो जाती है क्या? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे अभी का जो करंट सिनेरियो है कि कोरोना के वजह से सब डरे हुए हैं और कहीं से वो इंटरनेट से है या फिर व्हाट्सएप फेसबुक पे एक चीज पढ़ लेते हैं कि ये करने से या ये मेडिसिन लेने से ये कम हो जाएगा कोरोना, और ये या तो फिर बालों की समस्या के लिए अगर ये करते हैं तो ये होता है, वो करते हैं तो वो डिसीज कम हो जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी एक चीजें आप समझ लीजिए कि ये हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से काम करता है। कोई भी जो दवाई है वो हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना कुंडे कुंडे नवपय, यानी इसका जो मतलब होता है कि हर व्यक्ति का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग है। हर व्यक्ति जो है वो एक यूनिक चीज है, हर व्यक्ति अलग अलग हीरा है, वो हर व्यक्ति को भगवान ने अलग अलग तरीके से तराशा हुआ है। उस वजह से एक ही चीज सब पे काम नहीं करेगी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमको ये जो टिप्स मिलते हैं और जो भी हमको ये जो सारी चीजें ये मिलते हैं, तो उसको हमको खुद का, अब हम अगर परीक्षण अच्छी तरह से करते हैं, खुद को समझो। मेनली मैं देखता हूँ कि जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रहा है कि लोग खुद को नहीं समझते, वो सिर्फ कंपैरिजन करते हैं दूसरों से कि उसके पास ये है मेरे पास नहीं, और उस वजह से जो कि भावना हमें निर्माण होती है, और ये जो भावना है, यही भावनाएं हमारे जो हार्मोनल लेवल है उसको डिस्टर्ब करती होती है। और अगर हम इन भावनाओं पे, इन फीलिंग्स पे अगर कंट्रोल करते हैं और खुद को अगर अच्छी तरह से समझ लेंगे, अगर आप खुद को नहीं समझ पाओगे तो आप खुद को ट्रीट भी नहीं कर पाओगे। अगर आप खुद को, उसके लिए आपको फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपको खुद को अगर समझना है तो जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसके लिए आपको खुद को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अभी आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि ये कैसे हो रहा है, क्यों इसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो क्या है, जैसे अभी गवर्नमेंट ने कुछ आयुष काढ़ा ऐसे प्रिस्क्राइब किया था, उसमें कुछ वनस्पतियां बताई, तो लोगों ने क्या किया कि वो काढ़ा 3-3, 4-4 बार खाने लगे, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा भक्षण करना। जैसे हम डॉक्टर बोलते हैं कि बस एक चपाती खानी है, उसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। डॉक्टर बोलते हैं कि एक चपाती खानी है, और पेशेंट्स क्या करता है कि जस्ट एक बड़ा सा जो है वो डोसा है या बड़ी सी चपाती बना के वो एक चपाती खाएगा। तो ये उसमें अंडरस्टैंडिंग का फर्क है। तो ये फर्क जो है वो कब आएगा, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से समझे। गवर्नमेंट आपको गाइडलाइंस देगी, डॉक्टर आपको बताएगा, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से समझ के लेना और वो मेडिसिन प्रॉपर तरीके से लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आयुष प्लस काढ़ा, ये जो काढ़ा वगैरह, ये क्या किया, लोगों ने 3-3, 4-4 बार लिया, बहुत ज्यादा हीट बढ़ा ली, और फिर जो है वो डॉक्टर के नाम से चिन्हने लगे कि इससे तो ये ऐसा हो रहा है, इससे हमको प्रॉब्लम हो रहा है, और फिर नहीं लेना चाहिए। कोई समझने के लिए ये तैयार नहीं है कि इसमें गलती तो आपकी है। ये बात सही है। मुझे आज जो माहौल है कोरोना का, इसमें बहुत सारे आयुष काढ़ा, जितने सारे ट्रीटमेंट खुद ने ले लिए, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत सारे टेक्निकल ऐसे यूज किए, इसके साइड इफेक्ट भी दिखने लगे हैं। तो मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ सर कि आयुर्वेद में कुछ ऐसी इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके कुछ बताए कि स्पेशल, मुझे खुद को समझकर ये करना चाहिए। आपने जो ट्रीटमेंट बोला है ना कि खुद की प्रकृति समझो और बाद में उसका एप्लीकेशन करना चाहिए, तो उसके के कुछ तरीके हैं? अगर है तो कौन से तरीके हैं, आप बताएंगे? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद एक शाश्वत शास्त्र है, जिसको कि अभी हमने क्या किया, उसको कि जनरलाइज कर दिया है। और आयुर्वेद जो है वो एक विज्ञान है, जिसमें एक जो ये शास्त्र है, ये विज्ञान में सारी चीजें इतनी अच्छी तरह से बताई गई है कि किस तरह से हमने जीना चाहिए।
क्या क्या चीजें हमने करनी चाहिए। और उसको क्या किया कि कुछ लोगों ने मार्केटिंग है या फिर खुद के तरीके से उसको ढाल दिया, और फिर उसका जो है वो दुरुपयोग ज्यादा होते दिखाया ना। हमने क्या कर लिया कि बहुत सारी चीजें जनरलाइज कर ली है और उसको ऐसे कर लिया कि नहीं इट इज जनरल। बट आप एक समझ लीजिए कि कोई भी आयुर्वेद का जो स्टूडेंट है या डॉक्टर है, उसको 5.5 साल उसके जब वो उसके लाइफ के 5.5 साल वो डाल रहा है, और उसके बाद में अगर वो आयुर्वेद सीख के आता है तो और उसके साथ अगर कोई उसका कंपैरिजन किसके साथ किया जाता है, तो नॉर्मली जो सादे प्रैक्टिशनर होते हैं उसके साथ। तो मेरा ये कहना है कि जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होते हैं या तो फिर जो जो आयुर्वेद का स्टूडेंट है, उनके पास से अगर आप प्रॉपर असेसमेंट आपका करा के लीजिए, नाड़ी परीक्षण अगर प्रॉपर तरीके से आप करा के लेते हैं, आपका पूरा हेल्थ असेसमेंट अगर प्रॉपर तरीके से करा के लेते हैं, और उसके बाद में अगर कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं तो उसके अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज होती है कि कोई भी एक आधा फॉर्मूला बता देता है और फिर वो सारे लोग जो है उसी को फॉलो करेंगे। जैसे एक आधा अगर किसी ने ड्रग लॉन्च कर लिया कि हाँ इसके लिए काम करेगा, तो वो उस तरीके से काम करेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो है ये शास्त्र है। सही है, सही है, सही है। सर यहाँ पे धीरे 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 हम समझ टॉपिक तो समझ में आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो मानसिक स्वास्थ्य जो आपने पहले बोला था कि खुद को समझ लो, सो यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। वो इम्यूनिटी का क्या रोल है? अगर मेरे मानसिक जो मेंटल हेल्थ है इसमें इम्यूनिटी का क्या रोल है, इसका कोई संबंध है क्या? जैसे अभी आप देख लीजिए कि हमारी जो बॉडी की जो चीजें हैं, जैसे केश है हमारे, जिसके हम बारे में हम अभी बात करेंगे, तो हमारे केश जो है शक्ति का प्रतीक होते हैं। और इनको और ये जो है वो जुड़े होते हैं हमारे हेड पे। नॉर्मली जो हेड पे हमारे जो बाल आते हैं, और उसका जो भी संबंध आता है वो आता है जो भी सर्कुलेशन है या ये जो है वो हेड रीजन से आता है या स्काल्प रीजन से आता है। अगर स्ट्रेस है या कॉर्टिसोन जैसे अगर हार्मोन सिक्रेट हो रहा है या फिर अगर डर है, तो आप देख लीजिए कि हम जब भी डरते हैं ना तो हम ऐसे ऐसे करके ये करते हैं, हम खुद को कंस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। तो ये कंस्ट्रिक्ट करना मतलब क्या है कि हम खुद को जो है वो ऐसे दबा के ले रहे हैं, दबा के रख रहे हैं। उस वजह से क्या होता है कि हमारे जो पेशी है या स्नायु है उनमें भी प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, और ये ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वो ऑर्गन को ना पहुंचने की वजह से वहां पे जो है वो विषमताएं निर्माण होगी, है ना। वहां पे जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां तक जो पहुंचना चाहिए, जो भी है ना, जो भी यूजफुल मटेरियल है, जो भी शरीर से है ना, जो भी हमारा जो आहार रस है या बाकी की जो सारी चीजें हैं, वो वहां पे जो पहुंचनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाती है। और उसी वजह से जो है वो हमारे ऑर्गन्स काम करना कम कर देते हैं, ना जो ऑर्गन्स अफेक्ट करते हैं वो ऑर्गन काम करना कम कर देते हैं, और उसी वजह से जो है वो शरीर की हमारी वैदिक क्षमता कम हो जाती है। और ये वैदिक क्षमता कम होने के बाद जो है वो डिसीज होने में कोई समय नहीं लगता। तो आपने डर का जिक्र यहाँ पे किया। आमतौर पर जितने सारे आम लोग होते हैं हर आदमी डरता है। लोगों में अज्ञान और डर बहुत भरा है। तो ये डर निकालने के लिए, डर कम करना चाहिए सबको लगता है। तो ऐसे कोई उसको सॉल्यूशन है, ऐसे कोई उपाय है कि जो ये करने के बाद मेरा डर निकल जाएगा, है ऐसे कोई बताएंगे आप? हाँ, अभी जैसे अगर हमको डर दूर करना है, हम कोई भी चीज में डरते कब है, जो चीज हमको पता नहीं होती। ये एग्जैक्टली वही चीज हमारे शरीर के बारे में होती है। हमको खुद के शरीर के बारे में पता नहीं होता है, और अगर कुछ चीज होती है तो फिर हम डर जाते हैं। ये बेसिक प्रॉब्लम होता है। तो ये जो डर है, डर की वजह से अभी जो बिजनेसेस है वो चल रहा है, ऐसे भी बोलना है ना कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए कि डर की वजह से जो भी औषधियां बिक रही है अभी फिलहाल, वो सिर्फ डर की वजह से। जो भी सही है। बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ डर की वजह से जो है वो डर के कुछ भी जो दवाइयां ले रहे हैं, कुछ भी हम खुद के ऊपर जो है वो अलग अलग परीक्षण कर रहे हैं, और जिसके वजह से उनका जो मानसिक स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। तो मेरा कहना है कि खुद को आप समझो, ये सारी जो चीजें हैं उसको एक शांतता से समझो। आप जो है वो योगा की है, मेडिटेशन की जो हेल्प लो। आप जो है वो आपके ना जो आयुर्वेदाचार्य है, वैद्य है, आपके पास वाले जो भी आयुर्वेदाचार्य या केश आयुर्वेद के मेंबर्स है या जो कोई भी वैद्य है, उनसे आप प्रॉपर तरीके से आपका असेसमेंट करवा लीजिए। आप खुद को पहले समझ लीजिए कि मैं कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हूँ, और फिर उस हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रकृति, कि मेरी प्रकृति कौन सी है,
वातज है, पित्तज है, कफज है, कौन सी प्रकृति है, उस प्रकृति के हिसाब से मुझे जो है वो उस तरीके से मुझे मेडिसिन मुझ पर काम करेगी। अगर मेरी प्रकृति पित्तज है और अगर मैं कोई गर्म काढ़ा 3 बार लेता हूँ तो ऑफकोर्स मुझे पित्तज व्याधि होने वाला है। अगर मेरी प्रकृति वातज है और अगर मैं रूक्ष गुणात्मक बहुत ज्यादा सारी चीजें ले रहा हूँ, मैं सब ड्राई खा रहा हूँ, तो फिर मुझे जो है वो बात वाले डिसीज यानी जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है या बालों में जो है बालों का झड़ना है, ये सारी चीजें फिर रोकने से होने से कोई नहीं रोक सकता। इस वजह से पहली चीज है कि हमको ये सारी चीजें समझनी है। अगर प्रॉपर हम समझते हैं तो हमारा डर अपने आप दूर हो जाएगा। तो ये डर निकलने के लिए हमें समझना चाहिए, उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ठीक। ये करने के बाद ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसके बारे में जो योग शास्त्र है, तो इसका कोई जिक्र आया है, इसके बारे में कोई डिटेलिंग दिया है जो साथ में हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ा सकता है और योगा इस्तेमाल करके और कुछ अलग टेक्निक इस्तेमाल करते, ये दिया है क्या योगा और योगास्त्र में कुछ और आयुर्वेद में से इसके बारे में? अभी इसमें जो है ये अभी जैसे योगा का हम बोलते हैं तो योगा में जैसे प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, तो या तो फिर जो भी योगा में प्राणायाम है, आसन है, ये विविध प्रकार के आसन है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो दिनचर्या और ऋतुचर्या, इनका पालन करना। अगर हम देखते हैं ना, जैसे एक नॉर्मल हेयर अपन देखते हैं, अगर हेयर फॉल देखते हैं तो अभी जैसे ये जो भी अभी रेनी सीजन है, तो ये रेनी सीजन में नॉर्मली थोड़ा सा हेयर फॉल होता है, क्योंकि ये रेनी सीजन में थोड़ा सा वात का जो वृक्ष गुण है वो होता है। जैसे हमने पहले देखा है कि हेयर के जो 3 फेज है उसमें की जो टीलोफेज है, तो वो टीलोफेज जो है वो अभी वो टीलोफेज में हेयर के जाने का जो प्रमाण होता है वो ज्यादा होता है, और यही प्रमाण फिर जो है वो विंटर सीजन में भी हमको देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम अगर योगा का प्रॉपर फॉलो करेंगे अगर योगा को, जैसे कि शीर्षासन है, यानी इसमें क्या होता है कि नॉर्मल क्या हो रहा है, हेयर्स हमारे क्यों फॉल हो रहे हैं, तो उसका कारण क्या है, तो वहां का जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं, मैंने जैसे बताया आपको कि फियर है, उसके बाद में रुक्ष गुणात्मक आहार विहार है, या एकदम तिक्त गुणात्मक आहार विहार है, या तो फिर हम जैसे अभी जो जैसी बारिश शुरू हो जाती है तो हमको फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, और जिस तरीके से हम समर में पानी पीते हैं तो उस तरीके से हम उसी अगर प्रोपोर्शन से देखा जाए तो हम जैसे बारिश शुरू होती है तो पानी का प्रमाण हमारा अपने आप कम हो जाता है पीना। तो उस वजह से जो भी ड्राइनेस आ रहा है या जिस वजह से जो भी वात की वृद्धि आ रही है बॉडी में, तो ये वात की वृद्धि को कम करने के लिए हमको सारी ये जो योग टेक्निक्स है जिसमें जो है वो प्राइमरी जो प्राणायाम में अगर मैं बताऊं तो उसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम है, उसमें भ्रामरी है, कपालभाति है, उसके साथ में जो है वो नौली है, साथ में जैसे आसन में अगर देखा जाए तो शीर्षासन है, शीर्षासन के बाद फिर सर्वांगासन है। ये सारे जो आसन हैं ये आपको ये आसन ये अगर हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं, अगर हमारी दिनचर्या और ऋतुचर्या उस हिसाब से ना आयुर्वेदा के हिसाब से अगर हम प्रॉपर फॉलो करेंगे तो फिर उसका हमको एक बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। और अभी जो करंट सिनेरियो है, ये करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है कि लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, तो ये स्ट्रेस दूर करने के लिए हमको मेडिटेशन है, तो ये मेडिटेशन का हम सहारा ले सकते हैं। लिसन गुड म्यूजिक, ट्राई टू कॉन्टेक्ट विथ योर फ्रेंड्स, अच्छी तरह से जो है वो आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ सारी चीजें डिस्कस कीजिए। आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ आप प्रॉपर जो है वो डिस्कशन कीजिए। उसके बाद में जो उसके बाद जो प्रॉपर जो है ये प्राणायाम की टेक्निक्स फॉलो कीजिए, आसन प्रॉपर कीजिए। आपका डाइट जो है वो उस हिसाब से आपने रखना चाहिए। अगर ये आप जो प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपको इसमें काफी मदद मिलेगी। ओके। यहाँ पे सर मैं एक दूसरा जानना चाहता हूँ जो हमारे बालों के रिलेटेड है। योग शास्त्र का इस्तेमाल करके हमारे बालों की समस्याएं ये हम दूर कर सकते हैं क्या? अगर करना है कौन सी सलूनी, कौन सा टिप्स है, वहां पे कौन से मेथड्स है, इसके बारे में आप बोलेंगे? बिल्कुल। योगा में जो है बालों के बारे में कई जगह पे जो है उल्लेख आता है। अगर हम योग देखते तो योग का डेफिनेशन अगर देखते तो क्या है कि चित्त वृत्ति निरोधः इति योगा, जिसमें चित्त और वृत्ति
इसका जो निरोध करना है। और अगर योगा का बेसिक अगर हम देखते हैं तो इसमें योगा के बेसिक्स में अगर हम जाते हैं तो उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो है ये सारे अष्टांग योग हमको अगर देखने को मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज यम। यम का अगर हम प्रॉपर अगर फॉलो अप करते हैं तो इसमें हमको अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जिसको हम बोलते हैं। जैसे अहिंसा, अहिंसा मतलब कौन सी, तो इसमें कायिक है, वाचिक है, मानसिक है, ये तीनों टाइप अहिंसा है ना। ऐसे नहीं है कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं इसको ये कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। मुझे जो है वो मेंटली भी उतना साउंड होना चाहिए कि जिस वजह से मेरे शरीर में इसके दुष्परिणाम ना हो, ठीक है। तो ये कायिक, वाचिक, मानसिक, तो अहिंसा है। वैसे ही सत्य है, सत्य वचन, अगर हम एक आध चीज झूठ बोलते हैं तो हमको वो छुपाने के लिए बहुत सारे बार झूठ बोलना पड़ता है, और उस वजह से जो गिल्ट फील जो हमारे मन में जो निर्माण होती है उसके वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो इसके बाद जैसे ये सारे हम यम फॉलो करते हैं, नियम फॉलो करते हैं, प्रॉपर आसन फॉलो करते हैं, और योग का अगर प्रॉपर फॉलो अप लेंगे तो हमको काफी इसमें मदद मिल सकती है। सही है, सही है, बहुत बढ़िया सर। आपने जितने सारे जो भी कोई एक्सप्लेनेशन दिए हैं तो बहुत बढ़िया, मुझे तो सुनकर ऐसा लगा कि डेफिनेटली हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा और हमारी हेल्थ को अच्छा सा हेल्प हो जाएगा। सर मैं आखिरी में ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास बहुत कम है, आपके पास ज्ञान बहुत है, अगर नेक्स्ट टाइम अगर कोई अपना शेड्यूल है तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू डिटेल में हो जाएगा अलग टॉपिक के बारे में। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक है। तो मेरा आखिरी सवाल है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आज का जो कोरोना का माहौल है, कोविड-19 के जितने बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, तो आप क्या सलाह देंगे, क्या करना चाहिए इस माहौल में? अभी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो मैं कहूंगा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अभी जैसे मैंने आपको उपाय बताए थे, वही उपायों का अगर हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी काफी अच्छी हो सकती है। जैसे फ्रूट्स, हमारा डाइट है, सबसे महत्वपूर्ण हमारा डाइट होता है। अगर हम हेल्दी डाइट लेते हैं और अगर हम ऋतुचर्या के साथ अगर डाइट लेते हैं, जो भी ऋतु में जो फ्रूट्स आते हैं उस हिसाब से हम फ्रूट्स लेते हैं, डाइट्स प्रॉपर अगर लेते हैं, अगर हम स्ट्रेस फ्री लाइफ अगर प्रॉपरली ये करेंगे, हम प्रॉपरली मेडिटेशन करेंगे, अगर कुछ भी हमको थोड़ा सा भी अगर कुछ शिकायत होता है, अगर हम प्रॉपर असेसमेंट करके अगर उसकी दवाई लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी काफी अच्छी होगी। और हम जो है हम हमारे पूरे स्वास्थ्य के साथ हमारे बालों का स्वास्थ्य भी अच्छी तरह से मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमने ये चीजें फॉलो नहीं की तो हमको उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज जो भी डिस्कशन में जो पॉइंट रखे हैं उसमें खुद को समझो, आपकी जो प्रकृति है वो देखना चाहिए और उसके बाद ही मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। साथ में मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत इंपॉर्टेंट, उसके लिए योगा, मेडिटेशन, ये आपने चीजों बताई है और योग शास्त्र आयुर्वेद में ये दिया है। और अगर ये सब जितने सारे दर्शक देख रहे हैं उन्होंने अगर इस्तेमाल किया तो डेफिनेटली आपका लाइफ अच्छा रहेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। श्रोतेगणों, आज हमने डॉक्टर विहार बिडवाई सर के साथ चर्चा करने के बाद सीखा है कि इम्यूनिटी बढ़ाकर बालों के जितने सारे समस्या उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको कोई ऐसी समस्या है, अगर आपको इसमें दिक्कत है, आप निश्चित रूप से बढ़ाएंगे और आपकी समस्या कम हो जाएगी। यदि कोई समस्या है तो आप केशव आयुर्वेद की वेबसाइट www.keshavyurved.com पर जा सकते हैं या हमसे मोबाइल नंबर 9270871200 पर संपर्क कर सकते हैं, या आप केशव आयुर्वेद ऐप डाउनलोड करके तत्काल सेवा प्राप्त कर सकते हैं, जिस पर आप ऑनलाइन परामर्श और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या है तो आप केशव आयुर्वेद की नजदीक शाखा में जा सकते हैं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, पिछले महीने से हम भारत की ये पहली केशव सेंटर है की तरफ से केशव आयुर्वेद की 4वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित केशव आयुर्वेद ऑफिशियल पेज की ऑनलाइन इंटरव्यू सीरीज आज समाप्त हो रही है, जो शुरू हुई थी। बहुत सारे लोगों को हमने, बहुत सारे डॉक्टरों के साथ हमने डिस्कशन किया है, इंटरव्यूज लिया है। आप सभी दर्शकों को, एक्सपर्ट डॉक्टर जो आए थे हमारे, उनको भी और हमारे टेक्निकल टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज तक की सभी इंटरव्यूज के वीडियो है, वो अपना जो केशव आयुर्वेद यूट्यूब चैनल है
इसके ऊपर अवेलेबल है, आप कभी भी जाकर देख सकते हैं। आपको लगा कि इस टॉपिक का हमें ध्यान चाहिए, इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इनको देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में नए विषय और नए डॉक्टरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, सिर्फ एक याद दिलाना चाहता हूं आखिरी में, आपको हमारे पूरे टेक्निकल टीम ने पिछले मंथ में जितना सारा वीडियोस बनाए हैं, जितने सारा वर्क किया है, उसका एक बहुत शानदार ऐसा वीडियो है, तो हम सभी मिलकर उसका आनंद लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिरी ये वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।